Hello everyone, this is Yogesh Satya from Conceptual Biology. So guys, in our previous video, we have discussed about the Mendelian or non-Mendelian inheritance. In this video, we are going to discuss about chromosomal theory of inheritance. This theory is given by the Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. According to this theory, chromosomes which are transferred to one to another generation means जो भी क्रोमोसोम क्या करते हैं एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. जिन फैक्टर्स की बात मेंडल ने की थी वो फैक्टर्स भी क्या होते हैं एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. तो वो जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर इसके अकॉर्डिंग ये था कि मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दीज फैक्टर्स टू वन टू अनदर जनरेशन. मीन्स उन्होंने ये कहा कि एक से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है और वो मीडियम क्रोमोसोम है. तो इसी को हम क्या कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं. तो जो वॉल्टर सटन और थियोडर बावेरी थे इन दोनों ने क्या किया था कि जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन था इस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के नॉलेज को क्योंकि इन्होंने अपने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन. इस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को इन्होंने जब मेंडेलियन जो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट था उस मेंडेलियन कॉन्सेप्ट से क्या कर देता है या मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो था इस मेंडेलियन इनहेरिटेंस से यूनाइटेड किया मतलब इसको जोड़ा और इन दोनों से एक पॉइंट जो निकल के आया जो थ्योरी निकल के आई दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब क्या था इस थ्योरी मतलब क्या कंडीशन थी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था. तो ये कंडीशन जो थी इस कंडीशंस में ये दिख रहा था कि पहली कंडीशन जो इसमें आई कि स्पर्म्स फ्रॉम द मेल एंड एग फ्रॉम द फीमेल. जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो ये फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं कि आगे जो क्रोमोसोम्स रहेगा मतलब जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को क्योंकि ये आगे जाके ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा यहाँ पे जाइगोट बनाएगा और जाइगोट के बाद यहाँ क्या आएगी नेक्स्ट जनरेशन आएगी. तो नेक्स्ट जनरेशन जो है ये जो मतलब यहाँ पे एग और स्पर्म है इन दोनों का फ्यूजन हमेशा यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे ये फ्यूजन जो रहेगा ये फ्यूजन यहाँ पे क्या करता है क्रिएट करता है एक ब्रिज. तो ये यहाँ पे क्या करेगा एक ब्रिज को फॉर्म करता है. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये है कि जो यहाँ से स्पर्म और एग हैं जब ये फ्यूज होंगे जाइगोट बनाते हैं तो नॉर्मल सी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन ये होता है. लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के केस में क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ये मतलब इनकी इंफॉर्मेशन है स्पर्म से जो इंफॉर्मेशन जाएगी एग से जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट जनरेशन के बीच में एक ब्रिज बनाता है स्पर्म और एग का फ्यूजन. ये पहली कंडीशन थी इस लॉ. दूसरी कंडीशन ये थी कि मतलब जो ये फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की बात मेंडल कर रहा था क्योंकि मैंने कहा है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को जोड़ा हुआ है तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को फैक्टर ही रखा है कि फैक्टर्स जो हैं दीज फैक्टर्स आर इन द पेयर. मतलब जो फैक्टर्स रहेंगे ये पेयर में रहेंगे और जब पेयर होंगे तो ये क्या होगा एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं. मतलब किसी क्रोमोसोम में जो फैक्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स. ये क्या रहेंगे पेयर में प्रेजेंट रहेंगे. जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है तो फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहेंगे ऐसा मेंडल ने भी कहा था. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मेंडल ने ये नहीं कहा था कि एक होते हैं एक क्रोमोसोम में होता है. तो यहाँ पे थ्योरी में थोड़ा ये जोड़ दिया कि क्रोमोसोम में क्या होते हैं ये यहाँ पे फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं. जो नेक्स्ट पॉइंट इसका रहेगा कि जो दोनों एलेलिक पेयर है जो मतलब एलेलिक पेयर आएगा जो जीन का पेयर है वो जीन का पेयर क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम में जो होमोलोगस पॉइंट होंगे या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो होमोलोगस साइट्स होंगी होमोलोगस क्रोमोसोम में उन साइट्स पे प्रेजेंट होगा. मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एलेलिक पेयर्स आर ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर. तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो होमोलोगस साइट्स होंगी
उन साइट्स पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैसे? ये यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम रहेगा, इसका पेयर कौन सा रहा, ये वाला पेयर रहा। तो इन दोनों में क्या है कि जो एलिलिक पेयर्स हैं, ये एलिलिक पेयर्स, ये एक एलिलिक पेयर हो गया क्रोमोसोम का, इसका जो होमोलोगस पार्ट 1 और 2 ये दोनों होमोलोगस है। तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम की जो होमोलोगस साइट्स होंगी 1 और 2, इन दोनों पे क्या होता है कि जो जीन पेयर्स होते हैं, ये जीन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये था इस थ्योरी का। इसके अलावा थ्योरी के और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये आ गया, एक तो आ गया क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट इन्होंने दे दिया कि जो स्पर्म और एग का फ्यूजन है, ये क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ब्रिज का काम करेगा। दूसरा पॉइंट रहा कि जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में होंगे और एक क्रोमोसोम के अंदर होंगे। तीसरा पॉइंट, जो पेयर होगा वो एलील का, एलिलिक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम में तो होगा, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम की भी होमोलोगस साइट्स में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें जो इन्होंने जोड़ा था, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये था कि स्पर्म और एग जब ये फ्यूज करेंगे तो ये फ्यूज करने के बाद क्या करते हैं, एक डिप्लॉयड कंडीशन में जाइगोट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक क्रोमोसोमल थ्योरी का अपना एक पॉइंट रहा। ठीक, इसके अलावा क्रोमोसोमल थ्योरी का जो मेन पॉइंट ये था कि जो जीन्स है, ये जीन्स आर कैरिड ऑन द क्रोमोसोम। तो जीन्स जिनकी बात अभी तक नहीं की है, ठीक है, ये तो बाद में हम बात करेंगे कि जीन्स आया कहां से, क्योंकि जीन्स अभी मॉर्गन और कैस्टल जो है वो वहां पे कॉन्सेप्ट को लाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि मतलब ये जो क्रोमोसोम्स थे, जो फैक्टर्स हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे कि जो क्रोमोसोम है वही क्रोमोसोम उन फैक्टर्स को क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर? ओके। इसके बाद अगर हम ये देखें कि कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक प्रोसेस शायद सेल डिवीजन में सुनी हो, सिनैप्सिस। तो सिनैप्सिस की जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि सिनैप्सिस मतलब हुआ पेयरिंग, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है या अदर जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो पेयरिंग बनती है उसको बाद में देखते हैं क्रॉसिंग ओवर को। लेकिन जो पेयरिंग है, पेयरिंग हमेशा क्या करता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में पेयरिंग होती है। तो सिनैप्सिस की प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। तो जब सिनैप्सिस की प्रोसेस होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डिफरेंट साइट्स होंगी वो डिफरेंट साइट से, मतलब सिनैप्सिस किसका होगा, एक इधर से आया एक इधर से आया फैक्टर, दोनों फैक्टर फ्यूज होंगे, देन एक न्यू मतलब क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए न्यू यहाँ पे क्या होगा, ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जैसे सपोज मतलब क्या है, कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनमें क्या होता है कि एक जनरेशन से जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम दूसरी जनरेशन में जाते हैं। और इतना हमने लास्ट जो मतलब सेल डिवीजन है उससे हमें पता है कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन में जो सेपरेशन होता है, डुप्लीकेशन जो होता है या रेप्लिकेशन की बात अगर हम करें तो G2 फेज में होता है। ठीक है, और अगर मतलब हम बात करें सेपरेशन की, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सेपरेशन की हम बात करते हैं तो वो एक तो एनाफेज फर्स्ट में होता है और दूसरा एनाफेज सेकंड में होता है, मींस वहां पे उनका सेपरेशन हो जाता है। तो सिंपली क्रोमोसोमल थ्योरी यहाँ पे ये एक्सप्लेन करती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं या जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम आर द कैरियर टू द जीन्स फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। तो क्रोमोसोम जो रहेंगे वो एक कैरियर का काम करेंगे इन जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए। तो ये रहा हमारे पास फिलहाल क्रोमोसोमल थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को आगे लेके गए और आगे इस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया एक साइंटिस्ट जो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं अब इस जेनेटिक्स के केस में, मेंडल के बाद वो साइंटिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो जितने भी जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट मतलब जितने भी अभी तक थ्योरीज हैं, इनहेरिटेंस लॉज हैं, उनको प्रूव करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट मेंटल एविडेंस हमारे पास है वो एविडेंसेस थॉमस हंट मॉर्गन के थ्रू आए हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया कि एक और यहाँ पे इनके कलीग थे कैस्टल, इन दोनों ने मिलके 1905 में, तो 1993 में इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि दी गई थी सटन और बावेरी के थ्रू, इन दोनों की इस थ्योरी को आप मॉडिफाई किया क्योंकि इससे पहले वो काफी एक्सपेरिमेंट इन पे कर चुके थे। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने यहाँ पे इस
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में चेंज किए, वो चेंज था सबसे पहला जीन। मींस यहां पे फैक्टर की जगह पे कॉन्सेप्ट आया जीन। और ये जीन जो टर्म है, ये जीन टर्म दिया था जोहान्सबर्ग ने। तो जोहान्सबर्ग ने इस टर्म को डिस्क्राइब किया था 1909 में। क्लियर? तो 1909 में जब जोहान्सबर्ग ने जीन यहां पे क्या किया, एक टर्म दिया उन एलिल्स के लिए, तो वो जो एलिल्स थे जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, वो फैक्टर अब मॉडिफाइड होके बन गए जीन। तो जीन में अब इनका पहला कॉन्सेप्ट क्या रहा कि पहली कंडीशन इन्होंने ये कही कि जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, तो जीन्स क्रोमोसोम में एक लीनियर ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। मतलब जो अरेंजमेंट रहेगा, जो जीन्स का अरेंजमेंट है, जीन्स का अरेंजमेंट लीनियर फॉर्म में रहता है, लीनियर फॉर्म। तो अरेंजमेंट जो रहेगा लीनियर फॉर्म में रहेगा। और जो ये लीनियर फॉर्म है, ये किस में दिखाई देगा, ये तो पहले से दिया हुआ है कि क्रोमोसोम में क्या होते हैं, फैक्टर पेयरिंग प्रेजेंट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि जीन्स आ गए फैक्टर की जगह पे और उनका अरेंजमेंट आ गया लीनियर फॉर्म। जबकि उन्होंने केवल ये बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में। वहां पे कोई अरेंजमेंट दिखाया नहीं था, इन्होंने अरेंजमेंट क्लियर कर दिया कि लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इसके साथ ही क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो पहला इनका मतलब यहाँ पे चेंज ये था, ये मॉडिफिकेशन है। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, जो दूसरा पॉइंट मॉडिफिकेशन करेगा कि ये जो जीन्स है, ये जीन्स क्या करते हैं, यहां पे शो करते हैं लिंकेज। और लिंकेज पॉइंट मैंने कहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो सो लिंकेज मतलब जहां पे क्या कर सकते हैं, दो जीन एक क्रोमोसोम पे एक साथ रह सकते हैं, मतलब जिनका लोकस चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को ये क्या कर सकते हैं, जीन्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो लिंकेज अपने आप में ये है कि जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होगा, तो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन में जो सेम क्रोमोसोम होगा, वो सेम क्रोमोसोम क्या करेगा, सेम तरीके से, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंस होगा, मींस उसका लोकस एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। तो मतलब जीन्स क्या कर सकते हैं, लिंकेज शो कर सकते हैं, ये एक मॉडिफिकेशन और हुआ। इसके अलावा जीन्स के रेफरेंस में जो है कि जीन्स जो है अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, सपोज जीन्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर को हम थोड़ा आगे देखते हैं, भले ही आपने पहले ये सेल डिवीजन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर मतलब जहां पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जहां पे नहीं होगा, दो क्रोमोसोम जहां पे अलग अलग क्या नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जीन्स उस पेरेंटल कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मतलब स्टे टुगेदर इन पेरेंटल क्रोमोसोम या पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, इस पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ये जीन्स जो है ये साथ साथ रह सकते हैं, बस कंडीशन ये ना हो कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वहां पे रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं अपने साथ। तो रिकॉम्बिनेंट तब तक नहीं आएगा जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इसको भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि मॉर्गन ने इसके रेफरेंस में भी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि एक तो ये आ गया कि लिंकेज शो करता है, दूसरा आ गया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रह सकता है जब तक कि उसमें क्रॉसिंग ओवर ना हो। और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस तभी होते हैं जब जीन्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। जितना क्लोज जीन होगा उतना क्रॉसिंग ओवर कम होगा, उतना पेरेंटल कॉम्बिनेशन आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जीन्स के फैक्टर यहाँ पे दिखते हैं। तीसरी चीज ये हुआ कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम में जो लिंक्ड जीन्स हैं, दीज लिंक्ड जीन्स, मतलब जो लिंक्ड जीन मतलब जो क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। इन जीन्स में क्या होगा कि जब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि डिस्टेंस is directly proportional to the strength of linkage। तो यहां पे मतलब ये रहेगा कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जहां पे दिख रहा है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डिस्टेंस अगर किसी क्रोमोसोम्स के जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो लिंकेज के चांसेस भी कम होंगे, और अगर उसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है
तो लिंकेज की चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, मतलब वहां पे लिंकेज की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा, जिस कॉन्सेप्ट को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम कहते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई किया था मॉर्गन और कैस्टन ने, ठीक है, और दी थी ये थ्योरी शटन और बावेली ने। तो गाइस ये हमारा टॉपिक जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था इस वीडियो में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक्स के साथ। इसी चैप्टर को, सेम चैप्टर के साथ हम चल रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और मॉर्गन के जो अदर कॉन्सेप्ट है कि मॉर्गन ने किस तरह से ये थ्योरी दी थी, किस तरह से ये थ्योरी के रिजल्ट्स आए थे या ऑब्जर्वेशन आए थे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you.